जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी कि उसकी री एग्ज़ाम की डेट 30 और 31 यानी कि बाकी शिफ्ट हो चुके हैं। अब बचे हुए 30 और 31 वाले बच्चे इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि रामबाण क्लास साबित होने वाली है आपके आखिरी समय पे। आज हम लेके आए हैं टॉप 100 यानी कि 50 जीके जीएस और 50 सामान्य और व्याकरण हिंदी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। 50 हिंदी और 50 जीके का यह संपूर्ण आपको यहाँ पर ज्ञान मिलने वाला है। परीक्षा के आखिरी समय पूरा हूबहू पेपर में जैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। सभी तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन 10-12 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। संभवतः आपके एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। पहले हम 50 जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त करेंगे, उसके बाद हमारा 50 हिंदी का क्वेश्चन शुरू होगा। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि जीएस के आपको इसमें जीएस के टॉपिक में आपको सभी तरह की जीएस मिलेगी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, यानी कि सभी तरह के मिलेंगे। और हिंदी में भी आपको सभी तरह की चीज़ें मिलेंगी, यानी कि समास, अलंकार, तद्भव, तत्सम, साहित्य, सभी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो समझ लीजिए आपका आखिरी समय पे बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगाएंगे। और जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर दीजिएगा। चलिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका आपका क्या है? 100% राइट आंसर है। याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में है संविधान संशोधन? 368। ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो समवर्ती सूची किससे ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद रखेंगे किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची बहुत पूछता है। और नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कौन से? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ये भी नोट करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत। किसके आते हैं? राज्य सूची। ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा की जो सूची है उसका विषय है, शिक्षा की जो सूची का विषय है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे समवर्ती सूची। कौन सा? ऑप्शन डी समवर्ती सूची, बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जीवन का अधिकार यानी कि जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21। याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21A में क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है बच्चों? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है 21A में। ठीक है, और जीवन जीने का अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? मासिक वेतन जो है, तनख्वाह कितनी है राष्ट्रपति की? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति की जो तनख्वाह है वो है 5 लाख रुपए। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है। राष्ट्रपति का जो वेतन है, मासिक वेतन जो है, तनख्वाह है, सैलरी है, वो कितनी है? 5 लाख रुपए है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 53। ठीक है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 क्या है आपका? 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका, अगला क्वेश्चन कहता है, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। ऑप्शन बी संविधान संशोधन 74वां जो है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से। बात आ जाती है ग्राम पंचायत की, यानी पंचायतों का। तो पंचायतों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 73 में है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती जो राज व्यवस्था है वो 73 है संविधान संशोधन। और नगर पालिका की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 74 है। ठीक है, याद रखें, सॉरी अनुच्छेद नहीं, 74वां संविधान संशोधन। चलिए, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के प्रथम जो सिख राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो याद रखेंगे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह जो थे भारत के प्रथम यानी कि पहले राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? घटप्रभा की बात हो रही है, ना कि चंद्रप्रभा की। ठीक है, याद रखेंगे घटप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये ऑप्शन बी कर्नाटक में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा घटप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो ऑप्शन बी कर्नाटक में है, याद रखना है। कहां पर है? कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? सोन नदी का उद्गम स्थल है वो कहां पर है? अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है, बस इतना नोट करते रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भी बच्चों को आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। और हाँ भी बच्चों जो भी 30 और 31 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने जीएसटी, मानवाधिकार, कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, उनके पुरस्कार इस प्लेलिस्ट में यानी कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आप वहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हमारी वीडियो से मिले हैं, आप कमेंट बॉक्स जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियो को मैंने लिंक डाल दी है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक देख सकते हैं और वहाँ के कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो से हर शिफ्टों में यूपीपी के आ रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? कल्याण सोना किस फसल की किस्म है, यानी कि किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गेहूं की किस्मों को। ठीक है, याद रखेंगे कल्याण सोना किस फसल की किस्म को कहा जाता है? ऑप्शन बी गेहूं की फसल को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है करनाल में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए करनाल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। करनाल कहां पर है? ये है हरियाणा राज्य में है। कहां पर है? हरियाणा राज्य में है करनाल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? डफला जो जनजाति है ये किस राज्य की जनजाति है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे डफला जो जनजाति है ये किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? ठक्कर बाप्पा को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आदिवासियों का पितामह ठक्कर बाप्पा को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ऑप्शन डी क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। चलिए अगला क्वेश्चन आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। ठीक है, सबसे छोटे की बात की जाए तो वो कौन सा है? बुध है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटापैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? कोटापैक्सी ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है? तो याद रखेंगे इक्वाडोर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोटापैक्सी जो ज्वालामुखी है वो है इक्वाडोर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे चिली। ऑप्शन बी चिली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा जापान। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। क्या होगा? जापान बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला दोस्तों क्या कहता है स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो हवाई द्वीप कहां पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? यानी कि सबसे नंबर 1 पे जो देश है, प्रथम देश है चावल उत्पादन में, वो कौन सा है? सबसे ज्यादा चावल जो उत्पादन करता है वो है चाइना। ठीक है, याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? आपका भारत आता है। कौन से नंबर पे?
दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, थ्योरियम एवं यूरेनियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? थ्योरियम एवं यूरियम आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी अहमदाबाद। बात की जाए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देख रहे हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और पूरे भारत का जो मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बुक्सा राज्य उद्यान जो है वो किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे, बुक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए मांडा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? मांडा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी चेनाब आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। मांडा स्थल किस नदी के किनारे पर है? चेनाब नदी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे किस ईस्वी में हुआ था, किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किस गांव में हुआ था? लुम्बिनी नामक गांव में। किस गांव में? लुम्बिनी नामक गांव में, जो कि प्रेजेंट टाइम पे कहां पर है? वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, बात की जाए अब इनकी मृत्यु की, तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनारा, जिसको पहले कहते थे, अब वर्तमान में कुशीनगर जिला है। ठीक है, कौन सा? कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा गया था उनके शरीर त्याग को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? तो याद रखेंगे रानी दिद्दा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। रानी दिद्दा जो थी वो जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर भारत में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? उत्तर भारत में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों किसको है? यह है राज्यपाल को, यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है, याद रखेंगे, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और विधानसभा में जो सदस्य हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने हैं यह भी याद रखिएगा। तो 403 सदस्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे, 403 सीटें हैं विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीटें जाती हैं वो किस राज्य से जाती हैं? वो भी उत्तर प्रदेश से जाती हैं, 80 सीटें। ठीक है, याद रखेंगे, लोकसभा की जाती हैं उत्तर प्रदेश से। और सबसे ज्यादा जो राज्यसभा सीटें जाती हैं वो भी जो जाती हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जाती हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें 31 सीटें वो भी उत्तर प्रदेश राज्य से ही जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सारनाथ। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में वज्रयान शाखा सारनाथ। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? किस काल का है दोस्तों? तो यह है शुंग काल का। ठीक है, इसके प्रथम जो राजा थे कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, अयोध्या जो नगरी है वो किस नदी के किनारे बसी है? सरयू नदी। ये भी कई बार पूछ लेता है, आप नॉलेज के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था, भारतीय संस्कृत का जो स्वर्ण युग था, गोल्डन एज,
वो कौन सा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा गुप्त काल। ठीक है, याद रखिएगा, गुप्त काल होगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन बी आपका 100% क्या होगा? राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लॉर्ड वेल्सली। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड वेल्सली। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे अधिक सिक्कों की प्राप्ति किस काल से हुई है? सबसे अधिक जो सिक्कों की प्राप्ति हुई है वो किस काल से हुई है? ये हुई थी गुप्त काल से। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त काल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है 2018 में। ठीक है, ऑप्शन ए 2018 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक एक प्रकार का है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, फिशिंग। ठीक है, फिशिंग, आपका फिशिंग अटैक बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए, साइबर सुरक्षा की विशेषता और विशेषताएं हैं, क्या है? साइबर सुरक्षा की विशेषता और विशेषताएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतीक्षा, खतरे की रोकथाम। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद के अधिनियमों के लिए दंड क्या है? तो उसके लिए दंड क्या है दोस्तों? तो देखिएगा, आजीवन कारावास है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, आजीवन, यानी कि पूरे जीवन के लिए उसे जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां? ये साइबर क्राइम से है ये अधिनियम। ठीक है, याद रखेंगे। तो 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, 4 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कितनी अनुसूचियां हैं? 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पीएए पास का पूर्ण रूप क्या है? PAAS पास का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य उपयोगकर्ता को लक्षित करके अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करता है, यह किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? साइबर बुल।
ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी साइबर बुल आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य उपयोगकर्ता को लक्षित करके अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करता है, ये इसका उदाहरण है। किसका है? साइबर बुल का उदाहरण है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल सिस्टम में DDoS हमले के लिए मालिक द्वारा ट्रिगर होने की प्रतीक्षा करता है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे क्या होगा दोस्तों, वोटनेट। वोटनेट बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा क्या होगा, वोटनेट बिल्कुल राइट आंसर है इसका, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आती है दोस्तों हिंदी। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे जीके जीएस के हो गए, अब बात आती है हिंदी की। तो अब हम पढ़ेंगे हिंदी। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए भारूपीय परिवार की भाषा है। किसकी? भारूपीय परिवार की भाषा है। चलिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, याद रखें किससे हुआ दोस्तों? अपभ्रंश से हुआ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? तो वो है वर्ण, याद रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। ठीक है, और याद रखिएगा वर्णमाला में यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? वो है 52। ठीक है, 52 है। उसमें से स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की सॉरी कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है 33, वर्ण कितने हैं? 52। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए का खा, यानी कि का वर्ग के जो भी होते हैं वो क्या है? कंठ ध्वनि है। ठीक है, याद रखेंगे। तो का खा जो है वो कंठ ध्वनि है। ठीक है, कंठ के द्वारा बोला जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? जिन भी बच्चा को पता हो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर अपना दे सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, डा ढा ये क्या है? ये है दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? मूर्धन्य व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का और गा। ठीक है, जिन भी बच्चों को अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष यानी कि पूरी वर्णमाला पढ़नी है, मैंने एक चार्ट तैयार करके कल ही वो वीडियो डाली थी, आप जाके हमारे प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छा चार्ट है, बस 2 मिनट का चार्ट है। स्क्रीनशॉट लेके आपको 1-2 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 1-2 मिनट के चार्ट में आप पूरी वर्णमाला पढ़ सकते हैं। उस चार्ट को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो वीडियो कल पड़ी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो का गा यानी अल्पप्राण कौन सा होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? ये होते हैं अल्पप्राण। ठीक है, क्या होते हैं? अल्पप्राण। और दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं? महाप्राण। ठीक है, ये एक ट्रिक है पहचानने की अल्पप्राण और महाप्राण की। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार घोष अघोष भी होता है, आप जाके चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण में क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कंठ तालव्य। ठीक है, ऑप्शन बी कंठ तालव्य। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको उसी एक चार्ट में देख के मिल जाएगी पूरी वर्णमाला। एक बार आप चार्ट देख लेंगे तो आपको वर्णमाला से कहीं भी क्वेश्चन कर दे, आप देखते ही आंसर उसका लगा देंगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अंग आह। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका क्या है? राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है, शा 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 और हा कौन से व्यंजन हैं? तो दोस्तों ये क्या है? संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, जिसे और क्या कहा जाता है? उष्म या संघर्षी। क्या कहा जाता है? उष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे मां जो वर्ण है ये घोष वर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से किसी भी वर्ग का, ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो वर्ग होगा वो होता है घोष, और पहला, दूसरा ये होता है अघोष। ये एक ट्रिक है पहचानने की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? तो ये किसकी हैं दोस्तों? तो ये हैं अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे किसकी हैं? अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यारा लावा
मोस्ट इंपॉर्टेंट, यारा लावा किस वर्ग का व्यंजन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। तो यह है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? यारा लावा, यह है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद करना है हमको, तो कौन सा है? तो याद रखेंगे इति धन आदि। ठीक है, इति धन या इति प्लस आदि जो है वो इत्यादि का संधि विच्छेद है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद जिन भी बच्चों को पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रति प्लस एक या प्रति धन एक। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा? प्रति धन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? प्रति धन, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए प्रति धन एक बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रति धन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो चंद्रोदय कौन सी संधि है? तो यह है दोस्तों गुण संधि। चंद्र धन उदय, ठीक है, याद रखेंगे चंद्र धन उदय चंद्रोदय, तो ये गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, अक, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अक होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, लेखक। ठीक है, अक लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? तो कौन सा है? प्रति। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी प्रति बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा है? वी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बहाव, आओ। ठीक है, हा के पास आ की मात्रा लगी है तो यहां पे भी बड़ा आ ही आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आओ। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका क्या है? राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बहाव शब्द में आओ प्रत्यय है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? निम्न में से कर्मधारय समास कौन सा है? कर्मधारय समास कौन सा होता है? किसी भी चीज की विशेषता बताना, ठीक है, वो कर्मधारय समास में आता है। किसी विशेष की विशेषता बताना कर्मधारय समास में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, नीलो नीलोत्पलम, इसका मतलब क्या है? नीले रंग का कमल। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल क्या है? नीले रंग का है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? 100% दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे जितेंद्रिय में है बहुब्रीय समास। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जितेंद्रिय में बहुब्रीय समास है, याद रखेंगे। चलिए, दसमुख में कौन सा समास है, यानी कि रावण को कहा गया है, तो ये होगा बहुब्रीय समास। ठीक है, बहुब्रीय समास कैसा होता है? बहुब्रीय समास ऐसा होता है दोस्तों जो, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जिसके समान दूसरा दुनिया में कोई ना हो। जैसे कि रावण है तो रावण जैसा दुनिया में कोई नहीं है, भगवान शिव है तो शिव जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, किसी विशेष पर्सन के लिए। ठीक है, किसी विशेष वस्तु के लिए जिसके जैसा दुनिया में दोबारा कोई ना पैदा हुआ हो ना हुआ हो। ठीक है, उसे कहते हैं बहुब्रीय समास, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में तो दोस्तों इसमें गिनती आ जाए, संख्या आ जाए, वो होता है द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील कमल में समास है, नील कमल में समास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे, ये होगा कर्मधारय। क्या हो रहा है इसमें? इसमें भी क्या है दोस्तों? विशेषता बता रहा है, नील कमल, यानी कि नीला है कमल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे सुधा। ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है। सुधा क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? वो है सुधा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रत्नगर्भा। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है रत्नगर्भा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खर का पर्यायवाची शब्द है, खर का पर्यायवाची शब्द है तो क्या होगा? खर, खर मीन्स गधा। ठीक है, याद रखेंगे। खर का जो पर्यायवाची है वो होता है गधा, याद रखेंगे। चलिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा शार्दूल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आलोक का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? आलोक का पर्यायवाची शब्द होता है अंधकार। ठीक है, याद रखेंगे, क्या होगा? अंधकार, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जंगम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए, गमन का विलोम शब्द है,
गमन का विलोम शब्द है तो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, आगमन। ठीक है, गमन का विलोम क्या होगा, आगमन, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सनाथ। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो याद रखिएगा शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा निर्वेद बिल्कुल राइट आंसर है। विस्मय स्थायी भाव का किस रस में होता है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो होगा अद्भुत। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन सी अद्भुत बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्साह। ठीक है, ऑप्शन बी उत्साह क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विभत्स रस इसका स्थायी भाव है, विभत्स रस का स्थायी भाव है क्या होगा, घृणा या जुगुत्सा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुत्सा या घृणा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रौद्र। ठीक है, ऑप्शन सी क्रोध का रौद्र होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाये में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाये, यानी कि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि ये होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी रूपक अलंकार आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे तीन बैर खाती थी वे तीन बैर खाती है में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तीन बैर खाती थी वे तीन बैर खाती है वो। ठीक है, यानी कि एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, तो यानी कि ये कौन सा अलंकार हुआ, तो याद रखेंगे ये होगा यमक अलंकार। ठीक है, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं, एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हुई पर इनके अर्थ अलग हैं। कैसे, तीन बैर खाती थी वो, यानी कि तीन बैर खाती थी, संख्या के सिर्फ तीन बैर खाती थी, और तीन बैर खाती थी। तीन बैर का मतलब होता है, बैर का मतलब एक बैर होता है बैर खाने वाला, एक बैर का मतलब होता है टाइम, यानी कि तीन बार खाती थी वो, तीन बैर लेके तीन बार खाती थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो कौन है, वीर गाथा काल के चंद्रप्रदायी हैं। कौन से हैं दोस्तों, ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा, चंद्रप्रदायी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये कौन है दोस्तों, चंद्रप्रदायी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रप्रदायी, याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्त क्या कहता है, कालिदास की भाषा थी, कालिदास की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी थी। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं वो कौन है, तो याद रखेंगे भूषण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, भूषण बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे क्या कहता है, तितली किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तितली किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, कई बार एग्जाम में पूछा है, कामायनी किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की, कई बार एग्जामों में पूछा है, बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, तो ये है महादेवी वर्मा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र की रचना महादेवी वर्मा का है। ठीक है, याद रखें, इसकी है महादेवी वर्मा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है यामा, जिसके लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि के रचयिता कौन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाये प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाये पर प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइएगा कौन सा अलंकार है, तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी उद्दंड मारदंड। ठीक है, याद रखें, उद्दंड मारदंड जो है वो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित
पत्र है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों टॉप 100 यूपी पुलिस स्पेशल यानी कि 50 जीके 50 हिंदी, जो कि आपके आखिरी समय में एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं 30 और 31 के शिफ्ट के बच्चों के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हो सकता है आपको इसी वीडियो में से 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहिए। क्वेश्चन कैसे लगे हों कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं, जितने भी बच्चों को मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पढ़ना है, वो चाहे कवि रचनाओं से हो, प्रसिद्ध लेखक और रचनाओं से हो, साहित्य पुरस्कार से हो, या मानवाधिकार से हो, जीएसटी से हो, जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को चाहिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारी लिंक मिल जाएगी महत्वपूर्ण वीडियो की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।